हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। साइंस का चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के हम पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है इस चैप्टर का, और जिसमें हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सिल्क, यानी कि हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का ये वीडियो। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट हमारा सिल्क क्या होता है। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर कम्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जो सिल्क होता है वो एक प्राकृतिक रेशा है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल्स से प्राप्त होता है। इट इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ फाइबर्स, और इसको जो रेशे होते हैं उनकी रानी के नाम से जाना जाता है, या इसकी रानी इसको कहा जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट दैट इज कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ रिजेंबलिंग अ बटरफ्लाई, यानी कि जो सिल्क हमें प्राप्त होता है वो एक रेशम कीट होता है, कैटरपिलर जिसको कहा जाता है। उसके सिल्क मॉथ रिजेंबलिंग अ बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हमें ये प्राप्त होता है। द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर, और सिल्क रेशम प्राप्त करने के लिए या सिल्क का उत्पादन करने के लिए जो सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग करवाई जाती हैं उसको सेरिकल्चर कहा जाता है, यानी कि रेशम कीट पालन उसके नाम से उसको जाना जाता है। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज़ वैल्यूड फॉर इट्स लस्टर एंड सिल्की टेक्सचर, यानी कि जो रेशम के कपड़े होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उनके अंदर चमक होती है, चमकदार होते हैं, और उनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी सिल्की होता है, यानी कि बिल्कुल एकदम जिसको हम बोलें कि चमकीला। सिल्क फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग टू दैम। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो रेशा होता है रेशम का, वो काफ़ी मजबूत होता है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक यानी कि उसको हम खींच सकते हैं, तन्यता का गुण होता है उसमें, और काफ़ी मुलायम नरम होता है, जिसके कारण उसमें डर्ट यानी कि धूल नहीं लगती है। और जो हम देखते हैं कि सिल्क को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा सिल्क का हम जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म को हम देखते हैं कि जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, वो इस डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं, इस पिक्चर के थ्रू हम उसको समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो सिल्क के एग्स जो होते हैं उनको शहतूत के जो होते हैं, यानी कि जो शहतूत होता है उस पर इनको सिल्क के जो कीड़े होते हैं इनको पाला जाता है, यानी कि रेशम कीट जो होते हैं इनको शहतूत के पौधों की जो पत्तियां होती है उनके ऊपर इनको पाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले शहतूत की पत्तियां हमें इसमें दिखाई दे रही हैं पिक्चर के अंतर्गत। इसके ऊपर हम देखते हैं कि पहली प्रोसेस है, यहाँ पर अंडा लैंग किया गया है, यानी कि अंडा है यहाँ पर है। अंडा बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद में वो लार्वा बनता है, यानी कि इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा बनने के बाद अगर हम बात करें तो लार्वा के बाद में वो प्यूपा यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा के बाद में हम देखें तो डेवलपिंग मॉथ में वो कन्वर्ट हो जाता है। डेवलपिंग मॉथ में कन्वर्ट होने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि अडल्ट हो जाता है, और जिसको बटरफ्लाई जिसको बोला जाता है इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा एक रेशम कीट होता है उस रेशम कीट का ये लाइफ साइकिल है, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र हमने यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा समझा। यानी कि यहाँ पर हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमें जो सिल्क वर्म रहता है उसके द्वारा रेशम हमें प्राप्त होता है, यानी कि सिल्क प्राप्त होता है। उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, यानी कि मलबेरी की जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि शहतूत जिसको बोला जाता है, उसकी पत्तियों के ऊपर इस जो रेशम कीट होते हैं इनको पाला जाता है और इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। उसके बाद में इनसे हमें जो जिसको हम बोलें कि ककून हमें प्राप्त होते हैं और उनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। अब जो सिल्क होता है उसके गुण क्या होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला गुण जो दिया है, इट इज़ अ प्रोटीन फाइबर, यानी कि जो सिल्क होता है वो क्या है, एक प्रोटीन फाइबर होता है। दूसरा पॉइंट हम देखें, सिल्क एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि जो सिल्क होता है उसके अंदर नमी को सोखने का गुण होता है। तीसरा पॉइंट है, इट इज
वर्सेटाइल एंड कंफर्टेबल टू वियर, यानी कि ये सदाबहार होता है और इसको हम कभी भी पहन सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे कंफर्ट आरामदायक होता है, पहनने में काफ़ी आरामदायक होता है। अगला जो दिया है, इट कैन बी ईजीली डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, यानी कि इसको हम आसानी से अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं इसको। अगला जो है, सिल्क इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ कूल टू वियर इन समर एंड वार्म एज कम्पेयर्ड टू कॉटन एंड लिनेन, यानी कि हम देखते हैं कि सिल्क जो होता है वो उष्मा जो होती हैं, हीट जिसको बोला जाता है, उसका बैड कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है, जिसके कारण जब हम इसको गर्मी में पहनते हैं, यानी कि समर के सीज़न में जब हम इसको पहनते हैं तो ये हमें ठंडक देता है, हमारी बॉडी में ठंडक बनाए रखता है। और जब हम इसको दूसरे जैसे अगर हम देखें कि वार्म एज़ कम्पेयर्ड टू कॉटन एंड लिनेन, यानी कि ये जो कॉटन और लिनेन जो होता है उसकी अपेक्षा का गर्म होता है। अगला जो देखें, इट बर्न्स विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, यानी कि जब रेशम को या सिल्क जो होता है उसको जब जलाया जाता है तो उसमें से एक तरह की स्मेल आती है, जैसे जब बाल जलते हैं और बाल जलने पर स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल रेशम के जलने पर आती है। अगली जो प्रॉपर्टी है रेशम की, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, यानी कि ये काफ़ी मजबूत प्राकृतिक रेशा है। अगला जो अगर हम बात करें सिल्क का, तो इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग अल्केलीज एंड एसिड्स, यानी कि ये जो अल्केलीज जो होते हैं और एसिड्स होते हैं उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरक्षा करता है। आगे हम देखें अगला, यहाँ पर जो अगला हम देखेंगे वो है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क प्राप्त करने की, या जो सिल्क हमने प्राप्त कर लिया उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कि किस तरीके से हम उसको उसकी प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेजेस, यानी कि सिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी है? पहली स्टेज है सॉर्टिंग ऑफ ककून्स, यानी कि जो द ककून्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर एज दिस अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। ककून्स may range from white and yellow to grayish, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ककून जो होते हैं उनकी छटनी की जाती है। अब छटनी यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो कलर होता है, उनकी जो आकार होता है, उनकी जो बनावट होती है, उसके आधार पर उनकी छटनी की जाती है, क्योंकि ये ककून्स जो सिल्क की लास्ट क्वालिटी, हमें फाइनल क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है उसको ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके कारण यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सिल्क के ककून की जो होती है छटनी कर ली जाती है। और सिल्क यानी कि जो रेशम होता है वो वाइट, येलो और ग्रेइश यानी कि धसर कलर में भी हमें देखने को मिलता है। अगला जो हम देखेंगे वो है सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन, यानी कि सॉफ्ट किया जाता है नरम रखने के लिए। जो हमारा रेशम होता है उसको नरम किस तरीके से रखा जाए वो प्रोसेस होती हैं दूसरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्क फिलामेंट इज अ डबल स्ट्रैंड ऑफ फिब्रोइन विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ गमी सब्सटेंसेस कॉल्ड सेरिसिन और सिल्क गम, यानी कि जो सिल्क के फिलामेंट होते हैं वो डबल स्ट्रैंड होते हैं, जो फिब्रोइन होता है उसके द्वारा, यानी कि एक गमी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको सेरिसिन या सिल्क गम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रेशम गम जिसको गोंद बोला जाता है। आफ्टर sorting the cocoon they are put through a series of hot and cold immersions as the sericin must be softened to permit the unwinding of the filament as one continuous thread, यानी कि जब कोकून होता है उस कोकून की जो छटनी कर ली जाती है उसके बाद उसको एक श्रृंखला, गर्म और ठंडी श्रृंखला में उसको रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ है सेरिन वो नरम हो जाए और उसको एक रेशम का एक लंबा धागा बनाने में के लिए वो तैयार हो जाए। तो इसलिए उसकी सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिन की प्रोसेस की जाती है। अगली जो प्रोसेस होती है वो है रीलिंग द फिलामेंट। रीलिंग द फिलामेंट की प्रोसेस में हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ
winding the silk filament from the cocoon and combining them together to make a thread of raw silk is called रीलिंग। यानी कि यहाँ पर होता है रीलिंग करना, मतलब जो ककून होते हैं उससे धागे निकालने, रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती हैं। यहाँ पर उनके छोटे छोटे जो कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए उनकी रीलिंग की जाती है, उसको रीलिंग बोला जाता है, यानी कि धागे निकालने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर उनके जो हम देखते हैं, फॉर कॉमर्शियल पर्पज 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स आर रिलेटेड टूगेदर एट अ टाइम टू प्रोड्यूस डिजायर डायमीटर ऑफ रॉ सिल्क और रील्ड सिल्क। द फाइनल यूजेबल लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट ई 300 to 600 मीटर। यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा जो व्यापारिक उपयोग होता है उसके लिए 3 से लेकर 10 महीन रेसे जो होते हैं या फिलामेंट जो होते हैं उसमें उनको एक साथ रखा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और उनका एक डायमीटर निश्चित होता है। जो कच्चा सिल्क होता है उसको रील्ड किया जाता है, लपेटा जाता है एक साथ, और द फाइनल यूजेबल लेंथ ऑफ रिलेटेड रील्ड फिलामेंट, यानी कि जो लास्ट में जो रेसा बनाया है, लंबा जो धागा बनाया गया है, जो रील्ड किया हुआ है, उसकी जो लंबाई होती है वो 300 से लेकर 600 मीटर तक होती है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस हम देखेंगे वो प्रोसेस है हमारी बेलिंग। बेलिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो द सिल्क फिलामेंट इज रील्ड इनटू स्केन्स विच आर पैक्ड इन स्मार्ट बंडल्स कॉल्ड बुक्स वेगिंग 2 to 4.5 kg। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो सिल्क के फिलामेंट होते हैं जो रील्ड किए हुए हैं, अब उनके यहाँ पर छोटे बंडल बनाए जाते हैं जिनको बुक्स कहा जाता है, और जिनका जो वेट होता है वो 2 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक होता है। दीज आर पुट इनटू बेल्स वीविंग अबाउट 60 kg। यानी कि इनको बेल्स जो बंडल होते हैं उसमें डाला जाता है, और इनका वेट जो होता है वो कितना होता है, 60 kg के करीबन इनका वेट होता है। इन दिस फॉर्म रॉ सिल्क इज शिप्ड टू सिल्क मिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कच्चा सिल्क होता है, कच्चा रेशम जो होता है, जितने भी रेशम के मिल होते हैं वहाँ पर उनको भेजा जाता है पूरे विश्व के अंदर। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स। और उसके बाद में जो कच्चा सिल्क है उससे, जो सिल्क फाइबर है उनसे सिल्क के धागे बनाए जाते हैं, विच आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और बुनकरों के द्वारा जो बुनाई करते हैं उनके द्वारा सिल्क के कपड़े इससे तैयार किए जाते हैं। अगला जो हम देखेंगे वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क, यानी कि जो प्राकृतिक सिल्क हैं उसकी वेराइटीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, उसकी प्रजातियाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूज वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। यानी कि यहाँ रेशम की जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं उनको अलग अलग तरीके से उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, और अलग अलग इंसेक्ट से उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ओनली अ वेरी फ्यू हैव कॉमर्शियल वैल्यूएबल। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से कुछ ही है जो इनका व्यापारिक उपयोग के लिए उनका उत्पादन किया जाता है। द 4 कॉमर्शियली नॉन वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क आर। यानी कि यहाँ पर 4 वेराइटी दे रखी है, 4 प्रजातियाँ दे रखी है जिनका कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक पर्पज़ के लिए इनका नेचुरल सिल्क इनसे प्राप्त किया जाता है। पहला दिया है मलबेरी सिल्क यानी कि शहतूत रेशम, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और इरी सिल्क। ये 4 प्रजातियां हैं सिल्क की जिनका कॉमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा यूजेस ऑफ सिल्क। अब जो हमारा सिल्क हमने प्राप्त किया है, नेचुरल फाइबर है, उसका हम उपयोग क्या क्या करते हैं वो हम देखते हैं। सिल्क यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथिंग, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन एंड अपहोल्स्ट्री। यानी कि हम देखते हैं कि जो सिल्क है उससे हम कपड़े बनाने, ड्रेस के जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको कर्टेन और अपहोल्स्ट्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हम सिल्क का उपयोग देखेंगे वो है हमारा फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड आइटम्स लाइक पैरासूट्स, बाइसिकल टायर्स। उसके बाद में हम देखते हैं कंपोर्टर, फिलिंग एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स। यानी कि जो हम देखते हैं कि जो सिल्क होता है, सिल्क का उपयोग जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए, जैसे पैरासूट वगैरह हो गए, या बाइसिकल के जो टायर हो गए, या कंपोर्टर, फिलिंग, या फिर आर्टिलरी जो गन होती है हमारे, उनका जो पाउडर रखने के जो बैग होते हैं वो हमारे
सिल्क से बनाए जाते हैं। अगला जो हम देखेंगे सिल्क का उपयोग, थ्रू अ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज़ मेड सुटेबल फॉर यूज एज नॉन ऑब्जर्वेबल सर्जिकल स्यूचर्स। यानी कि अगर हम यह बात करें तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि जो सर्जिकल होता है, यानी कि किसी प्रकार की जो सर्जरी होती हैं उसमें इसका जो धागा होता है रेशम का धागा, उससे सिलने का काम किया जाता है। यानी कि घाव में टाँके लगाने का काम भी करने के लिए जो धागा बनाया जाता है वो धागा भी रेशम का बना होता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा, डॉक्टर्स आल्सो यूज़ इट टू मेक प्रोस्थेटिक आर्टरीज। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका जो प्रोस्थेटिक आर्टरीज होती हैं उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कृत्रिम आर्टरीज बनाने में भी रेशम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इसमें हमने फाइबर्स देखें, नेचुरल फाइबर्स देखें और मैन मेड फाइबर्स को हमने पढ़ा, उनके उपयोग को पढ़ा। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।